जय हिंद। आज हम लोग दक्षिण भारत के बारे में जानेंगे। आज हम लोग दक्षिण भारत के दूसरे चरण को देखेंगे। पहले चरण में हम लोगों ने जैसे कि देखा था, आज उसका दूसरा चरण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत में 2 चरण आए थे। पहला था संगम युग, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, और दूसरा जो है वो थोड़े अंतराल पर कई राजवंशों का उदय हुआ था, जो कि आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पल्लव वंश देखेंगे, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये थोड़े थोड़े अंतराल पे राजवंश आए थे। ठीक है, तो और एक दूसरे से लड़ाई हुआ था, तो एक राजवंश क्या दूसरे वंश से लड़ाई होता है, फिर वो चला जाता है, फिर तीसरे राजवंश का उदय होता है, उसी की शाखा फिर उभरती है। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एंडिंग में आपको मैप के थ्रू समझा दूंगी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पल्लव वंश। पल्लव शब्द तमिल के टोंडे से बना है, और इसलिए इसे टोंडे मंडलम भी कहा जाता है। ठीक है, पल्लवों ने इक्ष्वाकु को हरा करके इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। अब आपके माइंड में आएगा कि इक्ष्वाकु कौन थे। तो इक्ष्वाकु वंश जो है वो प्राचीन भारत के शासकों का एक वंश था। इनकी जो उत्पत्ति है वो सूर्यवंशियों में हुई थी, और ये प्राचीन कौशल देश के राजा थे। और प्राचीन में इनकी राजधानी अयोध्या थी, लेकिन धीरे धीरे जो इनकी शाखा है वो मतलब एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह, धीरे धीरे करते करते यहाँ पे भी इन इक्ष्वाकु की एक शाखा थी, जिनको हरा करके पल्लव वंश ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया था। ठीक है, इक्ष्वाकु का जो वर्णन है वो रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। दोनों में इन वंशों के प्रसिद्ध शासकों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तो इक्ष्वाकु समाप्त हो गई। इक्ष्वाकु का जो शाखा थी ये खत्म हो गई। यहाँ पे पल्लव स्टार्ट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं पल्लव पे। पल्लव का जो पहला शासक था वो सिंह वर्मा था। ठीक है, सिंह वर्मा ने ये स्थापना की थी पल्लव वंश की, और इसने एक प्राकृतिक भाषा में पत्थर पे अभिलेख भी लिखवाया था। ठीक है, और दूसरा शासक इसमें था शिव स्कंद वर्मा। ठीक है, इसकी उपलब्धि क्या थी, तो इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसका जो साम्राज्य था वो कृष्णा नदी के उत्तर से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक फैला हुआ था। ठीक है, शिव स्कंद के कुछ समय बाद जो पल्लव वंश का जो इतिहास है वो अंधेरे में रहा, यानी कि कोई खास शासक हुए नहीं, तो इनका इतिहास नहीं मिलता है। इसके बाद कब से स्टार्ट होता है, तो अगला जो शासक आता है विष्णु गोपा, वहाँ से इस शासन का फिर से पता चलता है। विष्णु गोपा का जो नाम है वो समुद्रगुप्त के प्राग प्रशस्ति में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसने समुद्रगुप्त से जो मुकाबला हुआ था, आपको ध्यान होगा समुद्रगुप्त का जब मैंने वर्णन किया था, तो मैंने बताया था कि उनका दक्षिण के जितने राजा थे उन लोगों के संघ के साथ उनका युद्ध हुआ था। तो वो जो संघ था, दक्षिण भारत के राजाओं का जो संघ था, उसकी जो संघ का जो नेतृत्व है उसको विष्णु गोपा ने किया था। ठीक है, उसको लीड किया था किसने, विष्णु गोपा ने। दक्षिण भारत के जितने भी छोटे छोटे राजवंश थे उनके संघ को लीड किया था विष्णु गोपा ने। किसके खिलाफ, समुद्रगुप्त के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है पल्लव वंश में, इसके पश्चात सिंह विष्णु शासक बनता है। इसके काल में शैव संत नायनार, आप नाम सुने होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो जान जाइए, विष्णु संत अलवार, ये दोनों का उदय होता है। ठीक है, इसी के काल में मंदिर और इमारतों का बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण भी किया जाता है, और साथ ही लकड़ी और ईंट के स्थान पर लकड़ी, पहले तो लकड़ी और ईंट से बनता था, इन दोनों को हटा करके पत्थर के मंदिर बनाए जाते हैं। आप अभी जाइएगा साउथ में आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, वहाँ के जितने भी भव्य मंदिर सब बने हुए हैं ना, वो सब पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो पल्लव वंश से ही हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पत्थर से मंदिर बनाने की शुरुआत इसी के काल से हुई थी। इसके काल में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था भारवी। ठीक है, भारवी कांची के दरबार में इनके दरबार में महाकवि थे। ठीक है, भारवी कौन है, भारवी वही हैं जब मैं आपको बता रही थी कि प्रसिद्ध लेखक और उनकी साहित्यकार और साहित्य के बारे में, तो भारवी का भी मैंने उल्लेख किया था कि भारवी ने ही किरातार्जुनीयम नामक साहित्य लिखा है। ठीक है, भारवी बहुत बड़े कवि थे,
इसके दरबार में, इनके दरबार के, ठीक है। किनके दरबार के? तो सिंह विष्णु के दरबार के, ठीक है। इसके पश्चात महेंद्र वर्मा शासक बनता है। महेंद्र वर्मा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो कार्यकाल है वो 600 से 630 तक था, ठीक है। इसने पल्लव साम्राज्य का विस्तार भी किया था, उसका श्रेय भी इसको मिलता है। महेंद्र वर्मा के समय में बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। एक तो सबसे पहले जो पल्लव वंश का जो मतलब साम्राज्य था वो थोड़ा और बढ़ा था। महेंद्र वर्मा ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की थी। महेंद्र वर्मा ने पहले जैन धर्म को मान्यता दी थी, लेकिन नयनार संत अपार के प्रभाव में आकर के इसने शैव धर्म को मान लिया था। मतलब कि पहले ये जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने मतलब अपार जो संत थे उनके प्रभाव में आकर के इसने शैव धर्म को अपना लिया था, ठीक है। महेंद्र वर्मा वही है जिसकी लड़ाई पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय कौन? पुलकेशिन द्वितीय ये क्या कहते हैं, चालुक्य वंश का एक राजा था जिसकी लड़ाई हर्षवर्धन के साथ हुई थी। आपने अगर मेरा हर्षवर्धन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन दक्षिण में जब विजय यात्रा के लिए वो आगे बढ़ता है तो नर्मदा नदी के तट पे उसकी लड़ाई किससे होती है? तो पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। ये वही पुलकेशिन द्वितीय है। तो पुलकेशिन द्वितीय अपना भी उसने, पुलकेशिन द्वितीय जब जीत गया तो उसको लगा कि अब तो हमको भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए, तो वो और दक्षिण में आ गया। दक्षिण में उसने लड़ाई कर ली ये महेंद्र वर्मन से, और महेंद्र वर्मन को बुरी तरीके से हराया, ठीक है। महेंद्र वर्मन को हराने के बाद उसने कांची कोंड की उपाधि धारण की। कांची कोंड इसलिए क्योंकि कांची जो है वो राजधानी थी किसकी? महेंद्र वर्मन की, ठीक है। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का शासक, उस वक्त कांची जो है वो महेंद्र वर्मन की राजधानी हुआ करती थी। महेंद्र वर्मन को हरा करके पुलकेशिन द्वितीय ने कांची कोंड की उपाधि धारण की थी, ध्यान रखिएगा। इसके आगे तो और इम्पोर्टेंट है, महेंद्र वर्मन तो हार गया, उसका जो मतलब उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय हरा करके चला गया अपना वापस। अब इसका पुत्र आता है, अब इसका बेटा जब आता है तो उसके मन में तो था कि मेरे पिता को इसने हराया है, तो उसकी लड़ाई भी होती है पुलकेशिन द्वितीय से। इसका पुत्र का क्या नाम था? तो नरसिंह वर्मन, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पल्लव वंश में, नरसिंह वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन का जो शासनकाल है वो 630 से लेकर के 658 ईस्वी तक था, ठीक है। नरसिंह वर्मन जो है वह पल्लव वंश का सबसे महान शासक था। नरसिंह वर्मन को मतलब गुस्सा था कि मेरे पिता को इसने हराया है, तो उस गुस्से के उस मतलब अब बदला तो लेना है उसको, तो उस बदले की आग में उसने फिर से चालुक्य वंश के जो मतलब राजा थे, कौन? पुलकेशिन द्वितीय, उनके साथ युद्ध हुआ दोनों का। इसमें नरसिंह जीत गए और पुलकेशिन द्वितीय हार गए, ठीक है। अब नरसिंह जीत गए तो उन्होंने जो उपाधि धारण की वो थी, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी कोंड किस लिए, मतलब वातापी क्यों? वातापी जो है वो पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी हुआ करती थी। पुलकेशिन द्वितीय ने जब इनके पिता को हराया था तो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कांची कोंड, क्योंकि कांची इनकी राजधानी थी, मतलब कांची का विजेता था पुलकेशिन द्वितीय। मतलब कोंड का मतलब विजेता होता है, ये साउथ की भाषा है, तमिल में कहा जाता है, कोंड का मतलब विजेता होता है, ठीक है। तो उसके बाद नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि ली? वातापी कोंड, यानी कि वातापी का राजा, ठीक है, मतलब वातापी का विजेता। इस युद्ध में जो है पुलकेशिन युद्ध मारा गया, और इस युद्ध में नरसिंह वर्मन का जो साथ है वो सिंघल यानी कि श्रीलंका के राजकुमार मानव वर्मा ने दिया था, ठीक है। इनका भी नाम आता है तो ध्यान रखिएगा। किसने हेल्प किया था, मतलब किसने मदद की थी? सिंघल एक्चुअली श्रीलंका को कहा जाता था उस वक्त में, ठीक है। सिंघल नरेश बहुत जगह सुने होंगे, तो श्रीलंका के राजकुमार को कहा जाता, तो उनका नाम क्या था? तो मानव वर्मा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नरसिंह वर्मन के काल में ही चीनी यात्री हेनसोंग जो है वो भारत आया था, ठीक है। अब आप सोचिएगा कि हेनसोंग तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, तो नरसिंह वर्मन जो है वो उनके समकालीन थे। समकालीन
इसी को बोलता है दो घटनाएं एक समय में दो स्थानों पे हो रही हो, यानी कि हर्षवर्धन उत्तर भारत में उनका साम्राज्य चल रहा था और नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के शासक थे जो कि दक्षिण में वो राज्य कर रहे थे। ठीक है, और हेनसोंग के कांची की यात्रा भी की थी। ठीक है, कांची कौन सी जगह थी? तो कांची मतलब राजधानी थी पल्लवों की। ठीक है, ध्यान रखिए। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे महान शासक था। इसने मामल्लपुरम नाम का एक नगर बसाया था। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में मामल्लम की उपाधि भी धारण की थी। उस जो नरसिंह वर्मन है उसने मामल्लपुरम नामक जो शहर बसाया था, इसीलिए उसने अपने आप को मामल्लम की उपाधि भी दे दी थी। मामल्लपुरम एक समुद्र तटीय नगर था जो आज महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। इसी मामल्लपुरम में सप्तरथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। सप्तरथ मंदिर जो सप्त पैगोड़ा के नाम से आज जाना जाता है। नरसिंह वर्मन के पश्चात महेंद्र वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात परमेश्वर वर्मा गद्दी पर बैठा और इसके पश्चात नरसिंह वर्मा द्वितीय शासक गद्दी पर बैठा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजे सिंह अगम प्रिय तथा शंकर भक्त की उपाधि धारण की थी। इसने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। इसके पश्चात इसने कांची का कैलाशनाथ बलाबीपुरम और सोर परमेश्वर वर्मा द्वितीय शासक बना, लेकिन इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण इसके मंत्रिमंडल के जो मतलब परामर्श से नंदी वर्मन द्वितीय को शासक बनाया गया। इसी समय चालुक्य के सामंत दंती दुर्ग का उदय हुआ था। चालुक्य शासक मतलब चालुक्य जो 4 शाखाएं हुई थी ये उनमें से एक। ठीक है, जब हम लोग चालुक्य पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। ने कांची पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंततः उसने अपनी पुत्री का विवाह नंदी वर्मन द्वितीय से करवाया और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके पश्चात नंदी वर्मन तृतीय शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ। अपराजित के समय में ही विजयाला के द्वारा तंजौर में चोल वंश की स्थापना की गई और अंततः चोल वंश के शासक आदित्य प्रथम ने अपराजित की हत्या कर दी। पल्लव वंश ने बहुत दिनों से चोलों को सामंत बना करके रखा था, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल थी। तो जब सामंत धीरे धीरे स्ट्रांग हुए तो वो मतलब इतिहास गवाह है कि सामंत धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे तो वही राजा बनेंगे। तो वही हुआ। चोल की जो 2 शाखा थी, तो पहली जो शाखा थी उसको धीरे धीरे कमजोर करके इन लोगों ने शासन किया। अब फिर धीरे धीरे चोल फिर स्ट्रांग हुए तो फिर उन लोगों ने इन सब का सफाया कर दिया। वो भी आगे हम लोग देखेंगे। और चोल उसके बाद बहुत बड़े मतलब साम्राज्य पे वो शासन कर। अब हम लोग पल्लव काल की जो प्रशासन व्यवस्था उसको भी देख लेते हैं। पल्लव काल में मंत्रियों के समूह को रहस्याधिक कहते थे। इसी मंत्री परिषद के द्वारा राजा का चुनाव होता था। राष्ट्र का प्रांत जो जिले में विभाजित हुआ करता था, जिले का विषय कहते थे, मतलब जिले को विषय कहते थे। विषय प्रखंडल में बटा होता था जिसे कोट्टम कहते थे। कोट्टम ग्राम में विभाजित होता था। उसी पल्लव राज्य के नाडु प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी, जिसका अर्थ होता था खेती योग्य भूमि। नाना देशी वैसे व्यापारियों का संगठन था जो भिन्न भिन्न देशों में जाकर के व्यापार किया करते थे। गांव की आधारभूत समिति सभा कहलाती थी। राजा भूमि का स्वामी होता था, वो तो जाहिर सी बात है। ऐसे गांव की जिसकी भूमि किसी ब्राह्मण या ब्राह्मण समूह को दान में दी गई हो उसे ब्राह्मणदेय कहा जाता। ठीक है, ब्राह्मणदेय कहा जाता था। अरिपति जलाशय की भूमि होती थी। यह व्यक्तिगत लोगों द्वारा दान में दी जाती थी। जलाशयों के संरक्षण के लिए एक समिति बनाई जाती थी जो कि अरिवारी कहलाती थी। इस काल में किसानों द्वारा 1/6 से 1/10 भाग तक कर वसूला जाता था। पल्लवों ने नौसेना भी तैयार की तथा महाबलीपुरम तथा नेनापट्टनम में पोत प्रांगम आरंभ भी किया। श्रावणबेलगोला इसका प्रमुख धार्मिक केंद्र हुआ करता था। केरल में शीतल वासना की गुफाएं भी जैन धर्म से संबंधित है। ज्यादातर जो राजा हुए थे पल्लव वंश में वो जैन धर्म को ही मानते। और श्रावणबेलगोला आपको याद होगा, अगर चंद्रगुप्त मौर्य वाला आपने मेरा वीडियो देखा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई उनका निधन श्रावणबेलगोला में ही हुआ। केरल के शीतल वासना की गुफाएं जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। हिंदुओं में शिक्षा के लिए घटिकाएं महाविद्यालयों को कहा जाता था, स्थापित किए गए थे, जो कि साधारणतः मंदिर से संबंधित। कांची एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ के पोंडी में ब्राह्मण छात्रों के लिए एक आवासीय महाविद्यालय चलता था, जिसके खर्च के लिए पल्लव शासक नेप्रतुंग ने 3 गांव दान में दिए। पढ़ाने के लिए 3 गांव दान में दिया गया था। इन महाविद्यालयों में संस्कृत स्वीकृति भाषा संस्कृत की कोई भाषा होगी। संस्कृत स्वीकृति भाषा भी यह एक दरबार मतलब राज दरबार की एक भाषा थी। डंडी ने 10 कुमार चरित्र की रचना संस्कृत में ही की है। डंडी ने एक ऐसी कविता की रचना की जिसे उल्टा और सीधा दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है। सीधा अगर आप उसे पढ़िएगा तो रामायण के बारे में
आपको पता चलेगा, और अगर आप उसे उल्टा पढ़ते हैं तो महाभारत के बारे में आप जान सकते। ठीक है, यहाँ पे पल्लव वंश समाप्त होता है। पल्लव वंश की बस मतलब युद्ध हुए थे, मतलब 2 आपको युद्ध ध्यान में रखना है। पहला तो जो समुद्रगुप्त के साथ जो हुआ था, जिसमें सिंह वर्मा ने दक्षिण के जितने भी राजा थे उनका नेतृत्व किया था, यानी कि संघ को लीड किया था। और दूसरा जो है महेंद्र वर्मा की जो युद्ध हुआ था, किसके साथ, तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ, जिसमें महेंद्र वर्मन हार गया था और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था। पुलकेशिन द्वितीय जीतने के बाद कांची कोंड की उपाधि ली थी। उसके बाद महेंद्र वर्मन का पुत्र आता है नरसिंह प्रथम, नरसिंह वर्मा। तो उसका भी युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ, जिसमें नरसिंह वर्मा जीत जाता है और पुलकेशिन हार जाता है। पुलकेशिन द्वितीय हार जाता है और मर जाता है। ठीक है, मर गया वो। और नरसिंह वर्मा जीतने के बाद उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। और बाकी जो मैंने आपको प्रशासन पढ़ाया वो भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रशासन से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे पल्लव वंश समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग चालुक्य जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 4 सेक्शन में आए थे, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।